नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना में पारंपरिक स्वागत, नेशनल असेंबली को करेंगी संबोधित। दोनों देशों के बीच होंगे अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश ड्रू ग्याल्पो जिंगमे सिंगे वांगचुक से की मुलाकात। एनआईए करेगा दिल्ली धमाके की जांच। यूएपीए समेत भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज। हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के दौरे पर। ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। और सीनेट की मंजूरी के बाद अमेरिकी शटडाउन से जुड़े बिल पर आज प्रतिनिधि सभा में होगी वोटिंग। एशियाई बाजारों ने दिखाया सकारात्मक रुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंच चुके हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट डूमा गिदोन बोको ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर ये जानकारी साझा की। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर लिखा, अफ्रीका की अपनी 2 देशीय यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के गबोरोन स्थित सर सिरिल से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर है। बोत्सवाना में दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। वो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगी। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के प्रति तत्परता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज भूटान के चौथे नरेश महामहिम ड्रू ग्याल्पो जिंगमे सिंगे वांगचुक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत भूटान साझेदारी को और मजबूती मिली है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। इस घटना में इस्तेमाल हुई कार और कार चलाने वालों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद से जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की दबिश की वजह से या बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। दरअसल 9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, साथ ही डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान पकड़ा और जब्त किया गया था। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह धमाका सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी से घबराहट और निराशा के कारण हुआ। बम अधूरा था और पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इसका असर कम हुआ। क्योंकि धमाके से कोई गड्ढा नहीं हुआ और कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल नहीं मिले। संदिग्ध मॉड्यूल पर पूरे भारत में अलर्टनेस और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के कारण एक बड़ा हमला टल गया। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है।
दिल्ली ब्लास्ट मामला गुनाहगारों की खैर नहीं। संवेदनशील इलाकों की बात करें या लाल किला मेट्रो स्टेशन, तमाम जगहों पर इस वक्त जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। 10 नवंबर की शाम चांदनी चौक में जिस कार में विस्फोट हुआ था, दिल्ली पुलिस उसकी गहराई से छानबीन कर रही है। इसके आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि सोमवार सुबह 7 बजे i20 कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के पास सबसे पहले दिखाई दी। इसके बाद 8:13 पर इस कार की एंट्री फरीदाबाद टोल पार कर दिल्ली में हुई। फिर 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास देखी गई। दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले के पास बनी पार्किंग में पहुंची, जहां करीब 3 घंटे ये कार वहीं खड़ी रही। शाम 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से बाहर निकलते हुए ये i20 कार लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती इस कार में धमाका हो गया। तो दिल्ली ब्लास्ट वाली इस कार का पूरा रूट मैप यहां पर निकलकर सामने आया है। और इस बीच भारत के खिलाफ आई पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भली भांति परिचित है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण, ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा। और आपको बता दें कि अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनावों की, तो बिहार विधानसभा चुनाव के 14 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं। वहीं पीपल्स पल्स एग्जिट पोल की बात करें तो उन्होंने एनडीए को 133 से 159 सीटें दिखाई हैं। महागठबंधन की 75 से 101 सीटें, जन स्वराज को 0 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें दिखाई गई हैं। वहीं मैट्रीज आईएनएस एग्जिट पोल ने एनडीए के खाते में 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90 और जन स्वराज को 0 से 2 और अन्य को 2 से 3 सीटें दी हैं। डीवी रिसर्च न्यूज नेशन ने बात करें तो एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98 और जन स्वराज को 2 से 4 और अन्य को 4 से 8 सीटें यहां पे दी हैं। चाणक्य एग्जिट पोल की बात करते हैं तो एनडीए को 130 से 138 सीटें यहां पर दी गई हैं। वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीट का आंकड़ा है और अन्य को 3 से 5 सीटें दी हैं। पीपल्स इनसाइट्स एग्जिट पोल ने एनडीए को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102 सीट दी है। जन स्वराज की बात करें तो उन्हें 0 से 2 और अन्य को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। जेवीसी पोल्स एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 80 से 103, जन स्वराज को 0 से 1 और अन्य को 3 से 6 सीट मिलने का यहां पर अनुमान जताया गया है। पी मार्क्यू एग्जिट पोल ने एनडीए को 143 से 162, महागठबंधन को 82 से 98 और जन स्वराज को 1 से 4 और अन्य के खाते में 0 to 3 यानी कि 0 से 3 सीटें दी हैं। तो ये तो रहे एग्जिट पोल्स के बाद जिनके आंकड़े सामने आ गए हैं, लेकिन असल जो परिणाम है वो 14 तारीख को निकल कर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने पर इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 66.91% मतदाताओं ने वोट किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी इस चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनाव में 71% महिला वोटरों ने मतदान किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया है और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। तो बिहार में टूटे हैं मतदान। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई।
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी BLA की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। पहले BLA की नियुक्ति के लिए इस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी BLA नियुक्त कर सकती हैं। जहां चुनाव आयोग के इस फैसले का भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है, वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इश्यू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस पर अब भाजपा नेता दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले SIR 12 बार किया जा चुका है, लेकिन देश में जो विरोधी दल हैं उनके पास कोई विषय नहीं है। वे सभी जगह हार रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई विवाद खड़ा कर वे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले 12 बार हो गया SIR, उस समय संवैधानिक वैधता नहीं था। अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, सब जगह इलेक्शन में हार रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाउंडर खड़ा करके देश में अस्थिरता निर्माण करने का जो प्रयास है, कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं लोग। चुनाव कमीशन का अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य करने में जुटी हुई है। इसी विकास श्रृंखला का एक बेहतरीन उदाहरण वाराणसी के पास गंगा गोमती के संगम तट मार्कंडेय महादेव में दिखाई दे रहा है। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और मार्कंडेय महादेव के दर्शन सुविधापूर्वक कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मैं मार्कंडेय महादेव मंदिर में हूं इस समय, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मार्कंडेय महादेव। ये विशेष महत्ता है इस मंदिर की। जैसा बताया जाता है कि मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने भगवान महादेव का तप किया था, पूजा अर्चना की थी, और उनकी आयु कम होने के बावजूद भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यमराज को हारना पड़ा यहाँ आकर। एक बच्ची है छोटी सी, दीक्षा आई हुई है। दीक्षा, यहाँ आके आपने क्या जाना? यहाँ पे यमराज को हारना पड़ा था, मतलब मार्कंडेय महादेव जी से। मैंने देखा भी, सुना भी, और बाहर से भी देखा कि श्रद्धालु लोग, और यहाँ पे जो सावन में भी लोग आते, बड़ी भीड़ रहती है। महाराज, ये क्या महत्ता है मार्कंडेय महादेव की, और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर क्या कहें? महामृत्युंजय मंत्र जो आप लोग जपते हैं, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयम् मामृतात्, उस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति यही से हुई है भगवान शिव के द्वारा मार्कंडेय जी की। मार्कंडेय जी की उम्र 12 वर्ष थी। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जप करके भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना करके उन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया। जैसा कि मंदिर के पुजारी ने बताया कि श्रद्धालु तो भारी संख्या में आ ही रहे हैं, लेकिन जो गंगा गोमती तट का जिक्र किया था, मैं गंगा में हूँ, यहाँ पर विकास कार्य हुआ है और चल भी रहा है। पर्यटन की वजह से रोजगार बढ़ता है। उनमें एक नाविक भी है। नाविक, आपका नाम? संजय निषाद। संजय जी, जब श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक यहाँ आते हैं, तो आप लोगों का कैसा रहता है? जब श्रद्धालु आते हैं तो घुमाते हैं हम लोग, अच्छा चलता कारोबार। ये संजय जी हैं जो बता रहे हैं कि जब श्रद्धालु आते हैं संख्या में, तो ये लोग अपनी नाव से श्रद्धालुओं को गंगा गोमती संगम तक ले जाते हैं, और श्रद्धालु जो कि बाबा मार्कंडेय महादेव के दर्शन के बाद ज्यादातर नाव से घूमने के लिए निकलते हैं। और इस समय तो और भी ज्यादा सुखद मौसम है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रवासी पक्षी आए हुए हैं और गंगा में लोग इनको चारा डालते हैं, जो देखिए किस तरह से कितना नजदीक आ जाते हैं। ये डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, मार्कंडेय महादेव, वाराणसी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए कनाडा को बधाई दी। जयशंकर ने नए रोड मैप 2025 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी पर भी बात हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और मुलाकात को अच्छी बैठक बताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने इस द्विपक्षीय मुलाकात पर खुशी जाहिर की। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी का आकलन किया गया। साथ ही बहुपक्षीय एवं बहुमंडलीय स्वरूपों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर अपनी खुशी भी जाहिर की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। भारत क्यूबा संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने एक्स पर जानकारी दी है कि भारत और क्यूबा ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की तीसरी तिमाही में 5 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन यानी IDC की तरफ से जारी डेटा में ये जानकारी सामने आई है। IDC के मुताबिक सालाना आधार पर 4.3% की वृद्धि के साथ भारत का स्मार्टफोन बाजार 4.8 करोड़ यूनिट पर पहुंच गया है। टेक कंपनी एप्पल ने भारत में 2025 की तीसरी तिमाही में 5 मिलियन यूनिट तक पहुंचकर अपने सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट दर्ज की है। एप्पल ने सालाना आधार पर 25.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। मजबूत मांग और प्रीमियम मॉडल्स जैसे कारणों के चलते तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन एवरेज सेलिंग प्राइस सालाना आधार पर 13.7% बढ़कर रिकॉर्ड $294 दर्ज किया गया। तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमान में चालक दल सहित 20 तुर्की कर्मी सवार थे। मृतकों की संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण रोककर दुर्घटना की जानकारी दी और शहीदों के लिए संवेदना व्यक्त की। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए शटडाउन के जल्द ही खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य बुधवार दोपहर को एक समझौते पर मतदान करने वाले हैं।
जिससे सरकार की वित्तीय समस्याएं खत्म हो सकती हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य मंगलवार को ही वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हुई अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। ट्रंप ने इस समझौते को बहुत अच्छा बताया है और उम्मीद जताई है कि वे इसे अपनी मंजूरी देकर कानून बना देंगे। माना जा रहा है कि शटडाउन खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों में अमेरिकी सरकार पूरी तरह से काम करना शुरू कर सकती है, जिससे वेतन ना मिलने वाले संघीय कर्मचारियों और खाद्य सब्सिडी पर निर्भर कम आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी। अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से अमेरिकी एयरलाइंस ने मंगलवार को 1200 उड़ानें रद्द कर दी। सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उड़ानों में कटौती लागू करने के बाद से ये लगातार 5वां दिन है जब 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। पिछले हफ्ते संघीय उड्डयन प्रशासन ने एयरलाइंस को हवाई यातायात कर्मचारियों की कमी के कारण 7 नवंबर से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर दैनिक उड़ानों में 4% की कटौती करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को उड़ानों में ये कटौती बढ़कर 6% हो गई है। उड़ानों में कटौती गुरुवार को 8% और 14 नवंबर को 10% तक पहुंचने का अनुमान था। हालांकि अमेरिका में शटडाउन के खत्म होने के आसार दिखने के बाद से एयरलाइंस और संघीय उड्डयन प्रशासन ने इस बात पर विचार शुरू कर दिया है कि कैसे उड़ानों की कटौती समाप्त की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जेरेड कुशनर सोमवार को इजरायल लौट आए। गाजा संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत को अगले चरण तक ले जाने के प्रयासों में अब एक नई बाधा आ रही है। माना जा रहा है कि हमास के कई लड़ाके दक्षिणी शहर राफा के नीचे तथा कथित येलो लाइन के पीछे सुरंगों में छिपे हैं, जो इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र को चिन्हित करती है। इससे पहले हमास ने अपने लड़ाकों के आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया था और उन्हें सुरक्षित रास्ता देने की मांग की थी, जिसे इजरायल ने फिलहाल खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिका के एक अन्य विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि हथियार डालने वाले हमास लड़ाकों को माफी दी जा सकती है। विटकॉफ ने 200 लड़ाकों के सुरंग में होने का अनुमान जताया था। हालांकि इस संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेरेड कुशनर और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को यरूशलेम में एक बैठक के दौरान सुरंग में फंसे हमास लड़ाकों के मुद्दे पर चर्चा की है। और अब बात गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप की, जिसके चौथे दौर के पहले गेम में सभी भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रॉ खेला। अर्जुन एरिगैसी ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए हंगरी के दिग्गज पीटर लेको के साथ ड्रॉ खेला। ये प्रतियोगिता में उनका लगातार दूसरा ड्रॉ है। आर प्रगनंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए रूस के दानिल दुबोव के साथ ड्रॉ खेलने में कामयाबी पाई। 41 चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। पी हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैंडलेसियस के साथ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा काले मोहरों से खेल रहे थे। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव ने अपने से अधिक वरीयता प्राप्त वाले उज्बेकिस्तान के याकूबेव के साथ ड्रॉ खेला। यह गेम 82 चाल के बाद ड्रॉ हुआ। कार्तिक ने वियतनाम के मजबूत प्रतिद्वंदी ली क्वांगलेम के साथ ड्रॉ खेला। कार्तिक काले मोहरों से खेल रहे थे। चौथे दौर का दूसरा गेम आज खेला जाएगा। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में एक कड़े मुकाबले में थाईलैंड को शिकस्त दी। भारतीय टीम में अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव और प्रथमेश फुगे शामिल हैं। अब गुरुवार को होने वाले फाइनल में भारतीय टीम का सामना कजाकिस्तान से होगा। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।